जिन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया है, जिंदगी में जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं जॉब पाने के लिए, जब उन्हें जॉब नहीं मिलता तो अपने फैमिली, अपना जीवन चलाने के लिए कोचिंग सेंटर खोलते हैं। आनंद जी अपना सेंटर शुरू किए हैं, फ्री कोचिंग, और बहुत कम पैसों में उन स्टूडेंट्स की मदद करी जाती है वहाँ जिनके सपने बड़े होते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी नहीं है। तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिभा दिए, साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूपीएससी कोचिंग से जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। यूपीएससी कोचिंग का रियलिटी बताने की कोशिश की जा रही है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं हम स्टूडेंट के रियल लाइफ से रिलेट करता है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जीएस में या उसमें, तो उसी बारे में जानकारी और ज्यादा हो जाती है। तो उस जानकारी का क्या करोगे? बस ये सोशली और जो फ्रॉम इंटेलेक्चुअल और मेंटली ये सब डेवलप हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेवलपमेंट? अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी। और खासकर वैसे लोग जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स काफी होते हैं। कुछ ऐसे गाइडलाइन हमारे सामने रखे हैं जिससे हमें हमारी परेशानी और भी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, या फिर सरकार के हिसाब से जो पकौड़ा बेचने का काम सबसे बढ़िया काम है वो उन्हें करना चाहिए। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। देर से ही सही सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कुछ रूल्स तो लागू किए, लेकिन क्या सरकार के ये सारे रूल्स सही हैं या सरकार को अभी भी इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हमारे द्वारा जब भी किसी बड़े पदाधिकारी या सरकार के किसी बड़ी संस्था या फिर सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जिससे पब्लिक परेशान हो रही होती है, जब भी ऐसी जगह पर हम में से कोई भी सवाल उठाता है, और खासकर वैसे लोग जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स काफी होते हैं, जो एक पब्लिक फिगर बन चुका रहता है, जिन पर स्टूडेंट का सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, उनके सवाल उठाने पर यह अच्छी बात है कि सरकार जागती है और वह सुधार करने की कोशिशें करती है। लेकिन हमारा निशाना जहां होता है, हम सवाल जहां करते हैं, सरकार उसी को सुधार क्यों नहीं करती? सरकार उससे अलग हटके हमें लॉलीपॉप क्यों दिखाती है और ऐसी जगह सुधार करती है जिसका हमारे निजी जिंदगी से बहुत ज्यादा संबंध होता है? ऐसी जगह सुधार क्यों करती है सरकार? अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूपीएससी कोचिंग से जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। यूपीएससी कोचिंग का रियलिटी बताने की कोशिश की जा रही है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं हम स्टूडेंट के रियल लाइफ से रिलेट करता है और उससे कहीं न कहीं हम सभी परेशान हैं। तो सिर्फ सरकार यूपीएससी कोचिंग पर ही निर्णय क्यों नहीं करी? उसी पर रूल्स एंड गाइडलाइन क्यों नहीं लाए? उन्होंने यूपीएससी कोचिंग की कोई बात नहीं कर कुछ ऐसे गाइडलाइन हमारे सामने रखे हैं जिससे हमें हमारी परेशानी और भी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। जैसे सरकार का यह रूल्स कि 16 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को कोचिंग संस्थान एडमिशन नहीं दे सकती, यह सरकार की एक बिना सोची समझी नीति कही जा सकती है, जो यह इंडिकेट करता है कि सरकार इस फैसले को आनन फानन में आकर लिया है, सोच समझकर यह फैसला नहीं लिया गया है। मैं एक सवाल आप सभी से करना चाहता हूं कि 16 साल से नीचे के स्टूडेंट को सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं मिल सकता, यह क्या है? क्या इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? क्या निरक्षरता दर में बढ़ोतरी होगी या फिर साक्षरता दर को इजाफा मिलेगा? क्या होगा इससे? हमारे देश के लगभग 80% ऐसे गार्जियन हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते, और 16 साल के बच्चे ऑलरेडी इंटरमीडिएट कर चुके होते हैं। तो इंटरमीडिएट तक गार्जियन अपने बच्चों के बेसिक नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं? और रही बात स्कूलिंग की, तो स्कूल में तो आपको पता ही है, स्कूल में तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है। सरकार को चाहिए कि वो स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दे, उनके टीचर्स पर ध्यान दे, उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे, उनकी व्यवस्थाएं पहले ठीक करे। ऐसे ही घूस ले देकर, रिश्वत ले देकर हमारे समाज में ऐसे टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिन्हें अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता। कहीं कहीं तो ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों के क्वेश्चंस का, जो बच्चे सवाल करते हैं टीचर्स से, उनके जवाब टीचर्स के पास नहीं होते, उनके जवाब टीचर्स नहीं दे पाते। तो ये जो नई गाइडलाइन इस चीज को इंडिकेट करती है कि सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जहां वह स्कूल की व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही है, उसने यह नई गाइडलाइन और रूल्स बनाए हैं जिससे मेरे ख्याल में और भी निरक्षरता दर ही बढ़ेगा। वह माँ बाप, वह पेरेंट्स
कहाँ जाएंगे जो अपने बच्चों को स्कूल में तो भेजते हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई अच्छी न होने के कारण एक गरीब इंसान भी जो एफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी कोचिंग संस्थान के फीस को, फिर भी वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं न कहीं कोचिंग करवाते हैं, कोचिंग संस्थान में एडमिशन दिलवाते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। और एक अनएजुकेटेड पेरेंट्स का यह सपना होता है कि वह भले ही पढ़े हों ना पढ़े हों, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा लेकिन उनके बच्चे पढ़े, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वह अपने बच्चों को पढ़ा पाए, लेकिन फिर भी उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है, हमेशा अपने बच्चों को यही मोटिवेट करते रहते हैं कि उन्हें पढ़ना है, उन्हें समाज में एक अच्छा नागरिक बनना है, पढ़ लिख करके एक ऐसा इंसान बनना है जो समाज में सर उठाकर जी सके। और जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तब कहीं जा करके वो अपने बच्चों को कोचिंग में भेजना शुरू करते हैं। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि वो अपनी स्कूलिंग व्यवस्था को ठीक करे। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह तो शो कर दिया कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नहीं ले सकते, लेकिन न जाने ग्रामीण क्षेत्र के कितने ऐसे स्कूल है जहां उनके पास, जिस स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के वो टीचर है, जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं, भले ही वो स्नातक पास है लेकिन उन्हें 5वीं क्लास की हिंदी भी सही से पढ़ने नहीं आता, वो 5वीं क्लास का हिंदी भी सही से नहीं पढ़ सकते। यह सरकार की सफलता नहीं है। कभी सरकार टीचरों की बहाली सिर्फ मार्कशीट के आधार पर कर देती है, कुछ नहीं देखती, मार्कशीट दिखाओ नौकरी लेकर जाओ। कभी शिक्षा मित्र जैसे बहाली कर लिए जाते हैं, कभी तालीमी मरकज की तरह बहाली कर रही है। और यह सारे टीचर्स जो हैं वो कहीं न कहीं अपने 10 साल पढ़ाई छोड़ कर आए होंगे, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। और जब ऐसा कुछ सरकार ऐसी नीति लेकर के आती है कि चलो मेधा सूची के आधार पर, सिर्फ नंबर बेसिस के आधार पर हम उनको नौकरी देने वाले हैं अपने वोट के लिए, तब वो लोग अपना जॉब, अपना प्राइवेट जॉब जो 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, वो लोग आकर के टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ले। ये बड़े दुख की बात है कि आप टीचर की बहाली इस तरह से करवा रहे हैं, जबकि टीचर, एक शिक्षक ही पूरे देश का नींव होता है, पूरे देश का आधार होता है, पूरे देश की ताकत होती है, और उसकी बहाली इस तरह से करवा रहे हैं। एक आईपीएस को बनाने वाला शिक्षक होता है, देश चलाने वाला पढ़ा लिखा आदमी होता है। तो पढ़ाई जो बेसिक चीज है, उस पढ़ाई का बागडोर आप एक ऐसे इंसान के हाथ में दे देते हो जो कहीं ना कहीं 10-15 साल पढ़ाई छोड़ चुका है, पढ़ ही नहीं रहा है, और बाद में आता है अपने नंबर बेस के आधार पर उन्हें नौकरी दे दी जाती है। और वैसे टीचर हमारे समाज में बहुत सारे हैं। एक बात पूछना चाहता हूं कि वह टीचर जो आज के डेट में टीचर है, अपनी पढ़ाई 10 साल पहले छोड़कर उसके बाद वो टीचर बने हैं, बच्चों को वो क्या पढ़ा रहे हैं? तो सबसे पहले सरकार को यह चाहिए कि वैसे टीचर्स की बहाली करे जो स्नातक हो, जो ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन वो एक्टिव हो, वो करंट में पढ़ रहे हो। करंट में पढ़ने वाले नौजवानों को जो हमेशा जद्दोजहद करते हैं, उन्हें नौकरी देनी चाहिए। कभी वो अपने जॉब के लिए किसी आईटी सेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं नौकरी करने के लिए, जो हमेशा जद्दोजहद करते हैं, 30-30 साल अपना गुजार लेते हैं पटना, कोटा, दिल्ली, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में एक कंपटीशन की तैयारी करने में, और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, उन्हें ये सरकार नौकरी नहीं दे पाती। और उसके बाद वह बच्चे जिसके पास मेरिट होता है, जिन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया है, जिंदगी में जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं जॉब पाने के लिए, जब उन्हें जॉब नहीं मिलता तो अपने फैमिली, अपना जीवन चलाने के लिए कोचिंग सेंटर खोलते हैं, और बहुत कम पैसों में उन स्टूडेंट्स की मदद करी जाती है वहां जिनके सपने बड़े होते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते। पढ़ने का सपना उनका होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, उनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते, वैसे स्टूडेंट की वहां पर पढ़ाई कराई जाती है। और अभी जो नए रूल्स और गाइडलाइन सरकार ने पेश किए हैं, उससे सरकार यह चाहती है कि उन कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया, मतलब उन एजुकेटेड पर्सन जिन्हें जॉब नहीं मिली, क्या वह पढ़ा लिखा इंसान जो 30 साल तक जॉब की तलाश कर रहा है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, क्या वह रेलवे स्टेशन पर जाकर कूली का काम करेंगे, या फिर कहीं ठेला लगाकर समोसे बेचेंगे, या फिर सरकार के हिसाब से जो पकौड़ा बेचने का काम सबसे बढ़िया काम है वो उन्हें करना चाहिए? ये फैसला आपको, हमें लेना है। या फिर जो उनकी क्वालिटी है, जहां उनकी क्वालिटी है, जो उनका मेरिट है, उस पर वो वर्क करेंगे। उनकी क्वालिटी है पढ़ाई, और वह कोचिंग संस्थान ही खोलेंगे, कहीं न कहीं ट्यूशन ही पढ़ाएंगे। सरकार इस फैसले से चाहती है इस सुसाइड का स्तर रुकेगा। सरकार का कहना है कि हमने जो नई गाइडलाइन पेश की है, नए रूल्स लगाए हैं कोचिंग संस्थानों के खिलाफ, उससे कहीं न कहीं सुसाइड का स्तर घट जाएगा।
लेकिन कहीं न कहीं सरकार इस फैसले से उन लोगों को मजबूर कर रही है सुसाइड करने के लिए जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है फिर भी नौकरी नहीं मिली। वैसे लोग जो कोचिंग संस्थान खोल के बैठे हुए हैं, उन्हें जीने का एक रास्ता मिला हुआ है, उन लोगों को कोचिंग संस्थानों पर ये नए रूल्स लागू करके सरकार सुसाइड करने पर कहीं न कहीं मजबूर करेगी। ऐसा नहीं है कि इस गाइडलाइन के सारे रूल्स बेबुनियाद है। कुछ रूल्स हैं जो लागू होने चाहिए, जैसे कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक दिलाना या फिर अच्छे अंक लाने के लिए गारंटी नहीं दे सकती। अच्छी बात है, ये रूल्स लगने चाहिए। जैसे कोचिंग संस्थान किसी भी ऐसे शिक्षक या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकती जो किसी भी अपराध से जुड़ा हो, लगने चाहिए। कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उनकी एक वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर उसका सारा विवरण हो। ये सब बातें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग कहां से फैला और क्यों फैला, ये एक मुद्दा बनता है जिस पर विचार किया जा सकता है। तो इसका सबसे मेन कारण जो मेरी नजर में है वो है हमारा स्कूली शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो। कोचिंग की शुरुआत इस बात की दलील है कि स्कूल के नींव कमजोर पड़ गए और पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहने लगे, तभी से कोचिंग की शुरुआत हुई। सरकारी स्कूल की तो बात ही छोड़ दो, प्राइवेट स्कूल में कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई होती है, लेकिन सरकारी स्कूल की बात की जाए तो वहां पढ़ाई होती ही नहीं, सिर्फ खाना पोशी किया जाता है, पढ़ाई नहीं करी जाती। जो टीचर्स सरकारी स्कूल में टीचर है उन्होंने भी अपनी कोचिंग संस्थान चला रखी है। इस पर बैन होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं उन्हें कोचिंग संस्थान नहीं चलानी। रूल्स ये होने चाहिए, उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वह स्कूल में पढ़ने, क्योंकि जब वो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो स्कूल में पढ़ाने में वो बेईमानी करते हैं, वो ईमानदारी के साथ स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देते और ज्यादातर ध्यान उसका अपने कोचिंग सेंटर, अपने ट्यूशन पर लगा रहता है। वो हमेशा पूरा एफर्ट अपने ट्यूशन, अपने कोचिंग सेंटर पर लगाते हैं ताकि बच्चों की भीड़ वहां लगी रहे। जब उन्हें बैन कर दिया जाएगा तो वही टीचर्स स्कूल में पढ़ाने पर ध्यान देंगे। जो टीचर स्कूल में आज के दिनों में नहीं पढ़ाते और अपने कोचिंग सेंटर, अपने ट्यूशन सेंटर पर अच्छी पढ़ाई कराते हैं, वही स्कूल में पढ़ाने पर ध्यान देंगे। वो बच्चे स्कूल में उनसे पढ़ना नहीं चाहते और वही बच्चे उनके कोचिंग सेंटर पर, उनके ट्यूशन पर घंटों इंतजार करके उनकी पढ़ाई का इंतजार करते हैं कि सर मुझे पढ़ाएंगे। यह सारी बातें इस बात को इंडिकेट करता है कि वह टीचर उस स्कूल में ईमानदारी से नहीं पढ़ाते जितनी ईमानदारी से वो अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। रूल्स यह होना चाहिए कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके बच्चे भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेंगे, जो बेसिक पढ़ाई है उसी सरकारी स्कूल में करेंगे जिस स्कूल में वो टीचर हैं। लेकिन हमारे समाज में होता क्या है कि एक सरकारी टीचर जो सरकारी स्कूल में पढ़ा तो रहा है, लेकिन उसके बच्चे का नामांकन उस सरकारी स्कूल में नहीं होता जहां वो खुद पढ़ा रहे। वो अपने बच्चों का नामांकन कोटा में करवाते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल्स होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ही पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ेंगे। और जब ऐसा होगा, ये रूल्स लागू हो जाएंगे, तो वो टीचर, चूंकि उसके बच्चे भी उसी कॉलेज, उसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तब वो टीचर अच्छे से पढ़ाना शुरू करेंगे, ईमानदारी से पढ़ के पढ़ाएंगे। आज तो कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों के फ्यूचर के, बच्चों के फ्यूचर से उसको क्या लेना देना है। उसको पैसे मिल रहे हैं, सरकार पैसे दे रही, लेकिन जब उसके अपने बच्चों के फ्यूचर की बात आएगी, ईमानदारी से पढ़ाएंगे तब वो। सरकार को अच्छे टीचर की बहाली सरकारी स्कूल में करनी चाहिए। सरकार को तो अपनी तरफ से सरकार देख रही है कि जो भी टीचर्स की बहाली वो कर रही है उनके मार्क्स अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास किया है। क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स से पास कर लेना इस बात को साबित करता है कि वो अच्छा पढ़ा लिखा भी है, उसके अंदर अच्छे नॉलेज भी है? नहीं, यह बिल्कुल भी साबित नहीं करता कि उनके अच्छे नॉलेज हैं क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स हैं। कोई बच्चा चीटिंग करके, चोरी करके, पैसे देके, घूस देके, रिश्वत दे करके फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाता है, और वहीं जिस बच्चे के पास कोई पैरवी नहीं होती, कोई घूस देने के पैसे नहीं होते, जो बच्चा चीटिंग करने से डरता है, वो थर्ड डिवीजन से पास होता है। एक सवाल है मेरा कि वो बच्चा जो चीटिंग करके फर्स्ट डिवीजन लेकर के आया और वही दूसरा बच्चा जो अपने मेरिट के आधार पर थर्ड डिवीजन लेकर के आया, दोनों में ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? वो चीटिंग करने वाला या फिर खुद से लिखने वाला? सारे लोगों का जवाब एक ही होगा कि खुद से लिखने वाले के पास ज्यादा मेरिट है। उससे बेहतर सरकार के पास
लोग हैं, मैं उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाना चाहता। हाँ, एक मैं अपना ओपिनियन रखा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अब सरकार कहती है कि हम तो टीचर की बहाली एक सही सिस्टम के आधार पर करते हैं। उनका सिस्टम क्या होना चाहिए? आज जो इस कोचिंग संस्था पर बैन लगाने के लिए सरकार उतरी है, सही टीचर उसे उसी कोचिंग संस्थान से मिलेगी। उसका एक रास्ता है। अच्छे टीचर का चुनाव करने के लिए जितने भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार बच्चों का फीडबैक ले कि उन्हें वहाँ के टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और जो भी सिलेक्टेड टीचर मिले उन्हें, क्योंकि नौकरी न मिलने के कारण वो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, और जब सरकार उनसे कहेगी कि हम तुमको नौकरी दे रहे हैं, तुम जैसे कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे थे उसी तरह से हमारे स्कूल में तुमने पढ़ाना है, वो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे, वो पढ़ाने भी जाएंगे। तो अच्छे टीचरों और वैसे टीचरों का जो कोचिंग संस्थान में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, उन्हें सरकार बिना एग्जाम दिए सिर्फ स्टूडेंट के फीडबैक पर या फिर उनका कुछ एग्जाम लेकर उन टीचरों की बहाली स्कूलों में करे, कॉलेजों में करे, तब उनका यह कदम सक्सेस की तरफ जाएगा। सरकार ने जो ये टास्क उठाया है बहुत अच्छा टास्क है, लेकिन बहुत टफ है। पहले इसे करने के लिए उसे स्कूलिंग व्यवस्था को ठीक करनी होगी। सरकार की नीति अच्छी है, सरकार अच्छा सोच रही है सबों के लिए, लेकिन सरकार की जो ये नीति है, सरकार ने जो ये नई गाइडलाइन में, नए रूल्स में एक चीज और ऐड किया है कि बच्चों के पैसे वापस होने चाहिए। अगर 2 तो 3 महीने पढ़ने के बाद उस बच्चे को लगता है कि इस संस्था में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, तो उनके जितने पैसे बचे हैं, जो रेस्ट अमाउंट उनके फीस के हैं, वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। या फिर ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लगता है कि मैं इंजीनियरिंग के लायक नहीं हूँ, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से पैसे रिफंड लेकर के चला जाऊं, मैं अपना कैरियर दूसरे फील्ड में देखूं, उन्हें वो पैसे वापस होने चाहिए। ये बड़ा अच्छा नियम है। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि आप हमसे हमारी उम्मीदों को न छीनें। हमारी उम्मीदें हमारे बच्चे होते हैं, तो हम नहीं कर सके, हमारा वो सपना जो हमने देखा था कभी, वो हमने पूरा नहीं किया, हम चाहते हैं कि वो सपने हमारे बच्चे पूरे करें। वो उम्मीदें हमसे नहीं छीनी जाए। हमारे बच्चे हमारे प्राउड होते हैं, हमारे लिए गर्व होते हैं, हमारे देश के लिए गर्व होते हैं। उन्हें निरक्षर न बनाया जाए, उन्हें साक्षर रहने दिया जाए। वो किस तरह से ज्यादा साक्षर हो पाएंगे, उनकी कोशिश की जाए। बस सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो वह यह करे कि स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था में सुधार लाए, और जब उन व्यवस्थाओं में सुधार आएगी तो ऑटोमेटिक हमारे समाज में भी सुधार आएगा।